हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आफ्टरनून क्या, रात जैसा लग रहा है। मतलब पिछले कुछ सालों में इतनी भयानक बारिश मैंने पहली बार देखी है। अभी दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है। क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या इतनी तेज? क्या आपके यहाँ भी इतनी तेज बारिश हो रही है क्या? बहुत तेज बारिश हुई आज। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल हमारा जो है एग्जाम शुरू था सीजीएल का। कल ही था ना किशन, मंडे? हाँ, ठीक है। सैटरडे संडे तो आपका ऑफ ही था, मंडे कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर डिवीजर सेम है तो जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हम सवाल कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्त। इस पर कहां गया? पिछली क्लास में हम इस पर सवाल कर रहे थे। नंबर सिस्टम सीट 3। हाँ, क्या आप लोगों ने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे बच्चों? हमने सवाल नंबर 35 तक कर लिया था। मुझे आपको आगे सवाल कराना है। सवाल नंबर है 36। लेकिन इस सवाल 36 करने से पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट एक चीज पूछना चाहूंगा। जरा वो मुझे बताइए, सब लोग बताइए मेरे दोस्तों, सब लोग मुझे बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या को 14 से डिवाइड करने पर, माना किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है मेरे दोस्तों, जो रिमाइंडर आता है वो 9 है। रिमाइंडर कितना आता है? 9। रिमाइंडर 9 है। कितना भाई? रिमाइंडर 9 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी संख्या n को 14 से भाग करने पर माना शेषफल 9 आता है, किसी संख्या n को। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ उस संख्या के 5 गुणों को, उस नंबर के 5 गुने यानी कि 5n को 14 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? 5n को 14 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर होगा? यह मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। बताओ जरा इसका क्या आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों? किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 है। इस संख्या के 5 गुने को 14 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? यह मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनेगा। मैंने क्या सिखाया है? मैंने यह सिखाया कि जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। अगर मैंने संख्या का 5 गुना कर दिया बच्चों, 5 गुना, तो रिमाइंडर भी 5 गुना आना चाहिए। रिमाइंडर भी 9 का कितना आना चाहिए? रिमाइंडर भी 9 का 5 गुना आना चाहिए, 45। रिमाइंडर भी 5 गुना आना चाहिए, 45। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 45 आना चाहिए। लेकिन परेशानी ये फंस जाते कि 14 से भाग करने पर कभी 45 नहीं आ सकता रिमाइंडर। 14 से भाग करने पर क्या 45 आ सकता है? नहीं। अगर हम किसी संख्या को 14 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो 14 से छोटा आएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये 14 से भाग करने पर 45 थोड़ा ना आ सकता है। हमें इस 45 को वापस 14 से भाग देना पड़ेगा। हमें इस 45 को वापस 14 से भाग देना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो जब मैं भाग दूंगा तो बेटा 45 को 14 से भाग दूंगा तो 14 तिया 42। क्या मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूं? 42 प्लस 3 45 होता है। क्या मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूं? 42 प्लस 3 45। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर आप लिख सकते हैं। 42 प्लस 3, भाई ये तो 42 तो 14 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये 42 तो 14 से पूरा पूरा कट जाएगा। 14 तिया 42, 14 तिया 42 तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 14 तिया 42 पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका मेरे दोस्तों? रिमाइंडर केवल 3 बचेगा। आपका रिमाइंडर 3 ही बचेगा कि 42 तो 14 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा मेरे दोस्तों। 42 को 14 से भाग करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। एक बात यहां पे जाननी है कि जब मैंने संख्या को 14 से भाग किया तो रिमाइंडर आ रहा है 9। पूछ रहा हूं संख्या के 5 गुने को 14 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगर मैंने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर का भी 5 गुना आना चाहिए, 45। लेकिन 45 रिमाइंडर नहीं आ सकता 14 से भाग करोगे तो। हमने 45 को वापस 14 से डिवाइड किया तो ये जो 42 है 14 से पूरा पूरा कट गया, यानी
यानी कि मेरे दोस्तों 14 जो है ये 42 पूरा का पूरा कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि 14 जो है मेरे दोस्तों वो 42 का एक फैक्टर है। 14 जो है मेरे दोस्तों इज ए फैक्टर ऑफ 42। 14 जो है वो 42 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तभी तो 42 कट गया, वरना क्यों कटता? ये मैंने पूरा डिटेल में लिख के दिखाया। आप ऐसे समझो कि अगर हम किसी संख्या को 14 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। अगर मैं संख्या का 5 गुना करूंगा तो रिमाइंडर भी 9 का 5 गुना आना चाहिए, रिमाइंडर भी शेषफल भी 9 का 5 गुना आना चाहिए, 45। अब आप खुद बताओ क्या 14 से भाग करने पर 45 आ सकता है? शेषफल नहीं। इस 45 को मैं वापस 14 से भाग करूंगा, वापस 14 से, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 14 तिया 42 चला जाएगा, 3 आपका बच जाएगा। 14 तिया 42, ये 42 भी 14 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 42 14 से पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार, केवल आपका 3 ही रिमाइंडर बचेगा। ये 42 पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो हमारा डिवीजर है 14 वो 42 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, वो भी लेटेस्ट सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर का। ये सवाल अभी 2 महीने पहले ही जो सीएचएसएल का पेपर हुआ है उसमें आया है, सीएचएसएल 2024 प्री का। और ये उल्टा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं, उनको पढ़ा ही नहीं जाता, वो बच्चे कर नहीं पाते इस सवाल को, मुश्किल लगता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं सभी। सवाल पढ़िए, बोला है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवीजर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 24। एक संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। ना तो मुझे संख्या पता है ना मुझे भाजक पता है, सुनिएगा। बोला है जब किसी संख्या को एक डिवीजर से भाग देते रहे तो रिमाइंडर 24 आता है। मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, माना कोई संख्या n है मेरे प्यारे भाई, और एक डिवीजर मैंने मान लिया कि डिवीजर d है, भाजक मैंने मान लिया d है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सुनिए, तो सवाल यह है कि जब किसी संख्या n को मैंने माना है हम डिवीजर d से भाग करते हैं, डिवीजर d से, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है? सवाल कह रहा है भाग करने पर रिमाइंडर 24 आता है, 24। ये मैं नहीं सवाल कह रहा कि जब किसी संख्या n को एक डिवीजर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 24 आता है। बोला जब उस संख्या के दुगने को यानी कि n के दुगने को उसी डिवीजर से भाग देते हैं, उसी भाजक से भाग देते हैं, तो शेषफल 13 आता है, रिमाइंडर 13 आता है, रिमाइंडर 13 आता है। आपसे पूछा डिवीजर का मान बताओ, आपसे डिवीजर पूछा, बताओ डिवीजर क्या होगा। सवाल में आपसे डिवीजर पूछा, डिवीजर क्या होगा बताओ, जल्दी से सोचो क्या होगा। एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सुनेगा, मजा आएगा करके। हम किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग देते, रिमाइंडर 24 आता है। अगर हम संख्या का दुगना करेंगे, संख्या का दुगना, तो रिमाइंडर भी तो 24 का दुगना आना चाहिए, 48। रिमाइंडर भी 24 का दुगना आना चाहिए, 48। रिमाइंडर भी डबल आना चाहिए। अगर हमने संख्या का डबल कर दिया, ओरिजिनल नंबर का डबल कर दिया ट्वाइस, तो रिमाइंडर भी 24 का दुगना आना चाहिए, 48। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? रिमाइंडर शेषफल आता है। रिमाइंडर आना चाहिए था 48, लेकिन रिमाइंडर आया कितना? 13। तो क्या मैं 48 को ऐसे नहीं लिख सकता? 35 प्लस 13 48। रिमाइंडर केवल 13 आया मेरे प्यारे में, रिमाइंडर केवल 13 आया, 13। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये 35 कहां गया? ये 35 कहां गया? यानी कि जो 35 है मेरे दोस्तों, ये डिवीजर से पूरा का पूरा कट गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। अगर किसी संख्या को डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर 24 आता है, मैं संख्या का डबल करूंगा तो रिमाइंडर भी 24 का डबल 48 आना चाहिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि रिमाइंडर 13 आता है। ऐसा इसलिए हो पाया कि जो 48 रिमाइंडर है ये डिवीजर से बड़ा पहुंच गया। हमने 48 को दोबारा से भाग दिया डिवीजर से, और दोबारा से भाग देने पर रिमाइंडर केवल 13 आया, यानी कि 35 कट गया। यानी कि जो हमारा डिवीजर है वो 35 का एक फैक्टर है। डिवीजर ऐसी संख्या होगी जो 35 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी मेरे प्यार में, 35 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी।
क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। आप देखो यहां डिवीजर से भाग करो, शेषफल 24 आ रहा है। मैं यहां संख्या को डिवीजर से भाग कर रहा हूं, रिमाइंडर 13 आ रहा है। यानी कि जो डिवीजर होगा मेरे दोस्तों 24 से तो बड़ा ही होगा। अगर किसी संख्या को डिवीजर से भाग देने पर 24 आ रहा है रिमाइंडर, तो डिवीजर 24 से बड़ा होगा। और डिवीजर 35 का फैक्टर होगा, तो 24 से बड़ा 35 का खुद एक ही फैक्टर है 35। 24 से बड़ा 35 का खुद एक ही फैक्टर है 35, और यही आंसर है ए। खत्म। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। एक बच्चे का डाउट है, आपको कैसे पता 48 को 35 प्लस 13 ही लेना? देखो रिमाइंडर क्या बच रहा? 13। मुझे 13 रिमाइंडर चाहिए, 13। तो मैंने रिमाइंडर 13 अलग निकाल लिया, 48 में से 13 अलग निकाल लिया रिमाइंडर। 35 से तो बचेगा, 35 से तो 13, 35 प्लस 13 ही तो 48 होता है बेटा। 35 प्लस 13 ही तो 48 होता है। मैंने रिमाइंडर 13 अलग निकाल लिया, 35 कट गया। अरे भाई रिमाइंडर 13 बचता है यार। सवाल देखो ना, सवाल पढ़ो, अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग। सवाल पढ़ो भाई, सवाल में कहा है 13 रिमाइंडर लेने के लिए, सवाल ने कहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सवाल देखिए बेटा, सवाल कह रहा है ऐसा करने के लिए, सवाल कह रहा है रिमाइंडर इज 13। फिर से बता देते हैं, जब किसी संख्या को डिवीजर से भाग करते रिमाइंडर 24 आता है, बोला है। उस संख्या के दुगुने को सेम डिवीजर से भाग करते तो रिमाइंडर 13 आता है। ये सवाल कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए? अगर मैंने संख्या का दुगुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 24 का दुगुना आना चाहिए, 48। लेकिन सवाल कह रहा है रिमाइंडर तो केवल 13 आया। अब 48 का मतलब होता है, पहले 13 अलग कर लो, 48 में से 13 अलग कर लो, बचा क्या? 48 माइनस 13, 35 बचा। ये 35 कहां गया? यानी कि ये जो 35 है ये डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। क्लियर है? यानी कि जो हमारा ये जो डिवाइजर है वो 35 का एक फैक्टर है। यही बात तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, यही बात तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई मेरे प्यारे दोस्त। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पिछला लेक्चर पढ़ो, पहले पिछला लेक्चर पढ़ो तब करना दोस्त। आइए नेक्स्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं दोबारा नहीं बता सकता जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। आगे के कॉन्सेप्ट होंगे आज की क्लास में, पुराने कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बता सकता, इतना समय नहीं है भाई। आगे भी सिलेबस बढ़ाना है, यहीं पे थोड़ा ना अटके रहना है। पुराने कॉन्सेप्ट पुरानी क्लास में पढ़ो, यहां नहीं बताऊंगा मैं आपको दोबारा। एक और सवाल देखिए, सवाल नंबर 37, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल, हल्का नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सीजीएल 2021 के प्री में आया है, सीजीएल 2021 के प्री के पेपर में सवाल आया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बोला है जब किसी पॉजिटिव नंबर को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 15 आता है। मान लिया कि कोई पॉजिटिव नंबर एन है, मैंने मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक एन है, माना कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है। सवाल कह रहा है कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर एन को डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 15 आता है। माना किसी धन पूर्णांक को डी से भाग करते हैं तो शेषफल 15 आता है। अब बोला है जब उसी संख्या के 10 गुने को, जब उस संख्या के 10 गुने को डी से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 6 आता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जब उस संख्या के 10 गुने को, जब उस संख्या के 10 गुने को डिवाइजर डी से भाग करते हैं, जब उस संख्या के 10 गुने को डी से भाग करते हैं, जब उस संख्या के 10 गुने को डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। अब आप बताओ, अगर मैंने संख्या का 10 गुना किया तो रिमाइंडर भी 15 का 10 गुना आना चाहिए, 150। अगर हम किसी संख्या के 10 गुने को डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी 10 गुना आना चाहिए, रिमाइंडर भी 15 का 10 गुना हो जाना चाहिए, 150। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। मैं पिछली क्लास में इस पे 20 सवाल करवा चुका हूं। आप मुझसे उम्मीद करो कि मैं दोबारा यही चीज पढ़ाऊं? नहीं होने वाला। आज आगे के कॉन्सेप्ट होंगे केवल। अगर हम संख्या के 10 गुने को डी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 150, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? रिमाइंडर केवल 6 आता है।
रिमाइंडर आना चाहिए 150, लेकिन रिमाइंडर केवल 6 आया। तो 150 का क्या मतलब होता है? 150 का मतलब होता है 144 प्लस 6 150। 150 में से 6 घटाओ 144 बचेगा। रिमाइंडर केवल 6 आया, रिमाइंडर केवल 6 आया, यानी कि 144 कहां गया? ये 144 कहां गया? रिमाइंडर अगर 150 में से केवल 6 ही शेषफल बचा तो 144 कहां गया? ये 144 डिवीजर से पूरा का पूरा कट गया, है ना। ये जो आप ये बात जानते हैं कि अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से ज्यादा है तो हमें दोबारा से भाग देना होता है। ये 150 डिवीजर से ज्यादा है तो मैंने 150 को दोबारा डिवीजर से भाग दिया होगा। रिमाइंडर 6 बचा, यानी कि 144 पूरा का पूरा डिवीजर से कट गया, यानी कि जो हमारा डिवीजर है वो 144 का एक फैक्टर है। डिवीजर जो भी होगा वो 144 का एक गुणनखंड होगा, 144 का एक फैक्टर होगा। क्लियर है? मैक्सिमम अच्छे सवाल का आंसर 9 बता रहे, 9 इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। यार दो चीज ध्यान रखो, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। पता नहीं आप कैसे बालक हो। यहां पे दो केस लिख रहे हैं। अगर किसी संख्या को डिवीजर से भाग करके रिमाइंडर 15 आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा मेरे भाई। अगर किसी संख्या को डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर 15 आ रहा है, यहां संख्या के 10 गुने को डिवीजर से भाग करके रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो डिवीजर जो भी होगा वो 15 से भी बड़ा होगा, 6 से भी बड़ा होगा। यार हद होती है। अगर किसी संख्या को डी से भाग करने पर 15 आ रहा है रिमाइंडर, तो डिवीजर जो भी होगा 15 से तो बड़ा ही होगा ना यार। पहली क्लास में समझाया था। पिछला लेक्चर क्यों नहीं देख के आते? घर से पढ़ के क्यों नहीं आते? अगर हम किसी संख्या को, आप मुझे खुद बताओ, क्या इस बात में भी आपको डाउट है कि किसी संख्या को अगर हम डी से भाग दे रहे हैं, डी से, और शेषफल 15 आ रहा है, यानी कि डिवीजर जो भी होगा वो 15 से बड़ा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो तुम मुझसे पूछ लो, क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट था आपको? बताओ, आप क्यों नहीं पढ़ के आते हो घर से? मैं ये बात आपको 10 बार समझा चुका हूं, 10 बार एग्जाम्पल में दे चुका हूं कि जब भी हम भाग करते हैं तो भाग करने पर शेषफल जो आता है वो हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा। अगर हम भाग यहां पे डी से दे रहे हैं, रिमाइंडर 15 आ रहा है, 6 आ रहा है, 15 6 में बड़ा कौन है? 15, यानी कि डिवीजर जो होगा हमेशा 15 से बड़ा होगा, यानी कि 15 से बड़ा होना चाहिए था। ये 9 और 12 तो आंसर ही नहीं थे। 9 और 12 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। मैं पहली लाइन पढ़ता और पहली लाइन से ही मैं 2 आंसर हटा देता, पहली लाइन से ही। मैंने बोला था अगर किसी संख्या को डी से भाग करने पर शेषफल 15 आ रहा है, यानी डी से भाग करने पर शेषफल 15 आ रहा है, तो डिवीजर जो भी होगा 15 से बड़ा होगा। 15 से बड़ा ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते थे। इनको तो मैं पहली ही लाइन से हटा देता, पहली लाइन से। आपने सुना ही क्यों नहीं भाई? यहां पे मेरे पास 2 केस बनते कि डिवीजर जो भी होगा 15 से बड़ा होगा। एक बात तो ये कि डिवीजर जो भी होगा 15 से बड़ा होगा। दूसरी बात कि डिवीजर जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी कि 144 को पूरा पूरा काटती हो। डिवीजर जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 144 को पूरा पूरा काटती हो। सवाल में पूछा है डिविजबर का डी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, डी का न्यूनतम मान क्या होगा। सवाल में आपसे डी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो क्या आपका दिमाग ये नहीं बता सकता बेटा कि 15 से जस्ट बड़ा वो कौन सा नंबर है जो 144 का फैक्टर हो? 15 से जस्ट बड़ा वो कौन सा नंबर है जो 144 को काटता हो? 15 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? जल्दी से बताओ। वो संख्या जो 144 को भी डिवाइड करती हो और 15 से भी बड़ी हो। तो 15 से अगला बड़ा नंबर है 16, 16, और 16 144 को भी भाग करता है 9 बार, यानी कि डिवीजर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 16 होगी। और इस सवाल का सही आंसर 16 था। परेशानी है कि आप केवल एक बात पे ध्यान देते हो, 2 बातों पे ध्यान देना है, 2 बात पे।
एक चीज पे ध्यान नहीं देना मेरे भाई, दो बातों पे ध्यान देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट घर से पढ़ के आओ। जब मैं आपको सवाल बताऊं तो आपको सवाल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने आपको सिखा दिया कि भाई अगर हम संख्या को 10 गुना कर रहे हैं तो शेषफल भी 10 गुना होगा। बोला है ना, संख्या का 10 गुना। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। सर वाई नॉट 18? आपसे क्या पूछा है? डी का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें, मिनिमम मान, डी का मिनिमम मान, मिनिमम मान बताना है। डी का मान 18 भी हो सकता है, डी का मान 18 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मान नहीं है डी। 18 से छोटा डी का मान 16 है। आपसे डी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछे, मिनिमम 16 है। डी का मान 18 भी, लेकिन डी का मान न्यूनतम नहीं है। आर के यादव 150 कैसे है भाई? आर के यादव जी, आप इसके लिए पिछला लेक्चर देखो, मैंने वहां बताई है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी, एक ये और एक ये। अगर हम किसी संख्या को डी से भाग करने पर शेषफल 15 आ रहा है, अगर मैं संख्या का 10 गुना करूंगा, देखो मैंने संख्या में किससे गुणा कर दी? 10 से, सवाल कह रहा है, तो शेषफल में भी 10 से गुणा होती है, इसलिए 15 दुसाम 150 आया है। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। अच्छा, सवाल यह भी बन सकता है कि डी के कितने मान पॉसिबल हैं। अगर सवाल ये ना पूछिए तो प्री के पेपर का आया हुआ सवाल है, दोबारा तो एजिटी जाएगा नहीं। सवाल आपसे पूछता कि डी के कितने मान हो सकते हैं, डी के कितने मान हो सकते हैं, अगर आपसे यह पूछता तो क्या आता मेरे प्यारे भाई? तो इस सवाल का आंसर क्या होता बताओ? तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजर जो भी होगा वो 15 से बड़ा होगा और 144 का एक फैक्टर होगा। तो 144 का कौन कौन से फैक्टर हैं जो 15 से बड़े हैं? 144 का एक फैक्टर एक तो खुद 144 होता है, 144 का एक फैक्टर एक तो खुद 144 होता है, फिर 144 से कम 144, फिर 144 का आधा 72 भी होता है, 72 दूनी 144। 144 को 3 से भाग दो 48 भी होता है, 144 को 4 से भाग दो 36 भी होता है, 36 चौका। 144 5 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग दो 24 भी होता है, 7 से भाग नहीं होगा। 144 को 8 से भाग दो 18 भी होगा, 144 को 9 से भाग दो 16 भी होगा, 144 को बेटा 12 से भाग दो 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 जो है मेरे दोस्तों 15 से छोटा होगा, डिवीजर जो भी होगा 15 से बड़ा होगा। तो ये वो संख्याएं मेरे प्यारे भाई, ये वो संख्याएं जो 15 से बड़ी हैं और 144 का फैक्टर है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि डिवीजर के कुल 7 मान पॉसिबल हैं। 7, डिवीजर के कुल 7 मान हो सकते हैं, 7। हाँ, चेक ही करना पड़ेगा, इसको ट्रिक नहीं है मनोज यादव जी, इसलिए सवाल मेंस लेवल का बनता है ना, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है मेंस का है। 7 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन आपसे जो प्री के पेपर में सवाल पूछा वो इतना डिटेल में नहीं पूछा, उसमें केवल हल्की बात पूछी कि डिवीजर का मिनिमम मान क्या होगा। तो डिवीजर की सबसे छोटी वैल्यू 16 होगी, 16। ठीक है भाई, बहुत स्लो आदमी हो यार आप। इस स्पीड से तो हम कभी टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, जितने स्लो आपकी समझने की ताकत है। बिल्कुल आपका दिमाग ठुस हो चुका है, एकदम ठुस। चलिए एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 38, एक और क्वेश्चन करेंगे, बताएं। ऐसा ही कितना? 100 करो जरा ये।
हाँ जी, एक और सवाल, चलिए मैं आपसे एक और सवाल करवाता हूं ऐसा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। बताओ, एक और सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब देखो, जिस सवाल में कोई लॉजिक नहीं लगाना होता ना, वो सब बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जिस सवाल में लॉजिक लगाना होता है, लॉजिक, कॉमन सेंस, जो किसी फॉर्मूले से नहीं होते, उनमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसे टाइप का ना एक से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराता हूं, कि प्रैक्टिस ही वो तरीका है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको 20 बार सिखाऊं, नहीं हो सकता मेरे दोस्तों मजबूत। अगर उस कॉन्सेप्ट पे 20 सवाल मैं करवा दूं, वो मजबूत हो जाएगा। तलवार हर किसी को चलाना आता है, ऐसे ऐसे करके तलवार चलानी होती है, सबको आता है। लेकिन क्या हम किसी योद्धा से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस बहुत बड़ा खेल है, प्रैक्टिस के सारे सब कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है। तो जो बच्चे अपने आप को गणित में कमजोर समझते हैं, उसका केवल एक ही कारण है कि कभी उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी उनको करने की जरूरत थी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लास बोरिंग लगती है, लाइव क्लास, इसलिए वो लाइव पढ़ते ही नहीं। क्योंकि मैं जिस बात को समझाने में 10 मिनट लेता हूं, वो 1 मिनट में समझ लेते हैं। लेकिन किसी बालक के लिए 10 मिनट भी कम है, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। देखिए, जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पॉजिटिव आता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक एन है, माना कोई संख्या एन है, जब इसको डी से भाग करते हैं तो शेषफल 25 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 25। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, रिमाइंडर 25 आता है। बोला जब उस संख्या के 8 गुने को डी से डिवाइड करते हैं, देखो ना, जब उस संख्या के 8 गुणों को, मैंने संख्या क्या मानी है? एन। मैंने एक संख्या एन मान ली। तो जब आप इस संख्या के 8 गुने को डी से डिवाइड करोगे तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैंने संख्या का 8 गुना कर दिया, 8 गुना, तो शेष फल भी 8 गुना हो जाएगा। शेषफल पहले 25 था, तो शेषफल भी 25 का 8 गुना हो जाएगा, 200। 25 का 8 गुना 200। लेकिन सवाल कह रहा है शेषफल कितना आता है? 8। शेषफल आना चाहिए था 200, लेकिन शेषफल आया 8। 8 ही आया शेषफल। 200 का क्या मतलब होता है? 200 होता है 192 जमा 8। शेषफल केवल 8 ही आया, रिमाइंडर केवल 8 ही आया। यानी कि 192 कहां गया? ये 192 कहां गया? 192 जो है वो आपका डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। ये 192 पूरा पूरा डिवाइड हो गया डिवीजर से। यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो 192 का एक फैक्टर होगा। डिवीजर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 192 को पूरा पूरा काट दे और आपका शेषफल 8 ही बच जाए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। दूसरी बात, अगर हम किसी संख्या को डिवीजर से भाग कर रहे हैं, भाग करने पर रिमाइंडर 25 आ रहा है, 8 गुने को डी से भाग कर रहे, रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिवीजर जो भी होगा वो 25 से भी बड़ा होगा और 8 से भी बड़ा होगा। अगर डी से भाग करने पर शेषफल 25 और 8 आ रहा है, तो डिवीजर जो भी होगा 25 से बड़ा होगा, 8 से भी बड़ा होगा, यानी कि 25 से बड़ा होना चाहिए। तो डिवीजर 25 से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये तो आंसर है ही नहीं, ये तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। अब बताओ 25 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 192 का गुणनखंड हो? 192 का ऐसा गुणनखंड कौन सा है जो 25 से बड़ा हो? तो 192 28 से भाग नहीं होता, 36 से भाग नहीं होता, 32 से होता है। 32 छिक्का 192, 32 आंसर आ गया। मैंने ऑप्शन से पकड़ लिया सवाल, 32। 36 कैसे भाई 192 को भाग करता है? मुझे लगता है जो समझने वाला बालक है वो इतनी देर में समझ गया होगा, और जिसको करना ही नहीं भाई, मैं उसको 10 सवाल और करवा दूं, फिर भी गधे की तरह बैठा रहेगा। ठीक है जी। ऐसे ही सवाल नंबर 39 है, सेम टू सेम सवाल नंबर 39 है, खुद से ट्राई करना। 39 को मैं आपके सामने ले रहा हूं, अगला सवाल नंबर 40। मैं आपके सामने अगला ले रहा हूं सवाल नंबर 40। ये बताइए क्या आंसर है? बहुत बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल। 40 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है।
बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यार भी, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सवाल ये है, 17 से भाग करने पर एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है, उस संख्या को 68 से भाग किया जाए तो निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है इन चारों ऑप्शन में से। आधे बच्चों को तो सवाल ही ऊपर से चला जाएगा कि वो इस सवाल का मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। कोई संख्या ऐसी है जो 17 से भाग करोगे तो 13 शेषफल आता है, अगर हम उस संख्या को 68 से भाग करें तो क्या शेषफल आ सकता है, क्या शेषफल आएगा, या निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है। जमीन आसमान का फर्क है। सवाल में आपको संख्या नहीं पता, बोला यह है कि 17 से भाग देने पर कोई संख्या 13 शेषफल देती है, ठीक। अगर हम उस संख्या को 68 से भाग करें तो इन पांचों में से क्या शेषफल आ सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 17 से भाग करने पर 13 शेषफल है, ऐसी कौन सी संख्या है। माना ऐसी संख्या n है, माना ऐसी एक संख्या n है कि जब मैं इसको 17 से भाग करता हूं, 17 से, तो 17 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 13 आता है। 17 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 13 आता है। और भाग करने पर मैंने मान लिया कि डिवीजर जो है वो आपका k है। भाग करने पर मैंने मान लिया कि जो डिवीजर है वो k है। तो संख्या n क्या होगी मेरे दोस्तों, संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर संख्या जो होगी वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगी, यानी कि 17 इंटू k प्लस 13 ये संख्या होगी। 17 इंटू k प्लस 13 ये संख्या होगी, ये संख्या आएगी। आप यहां k की जगह कुछ भी रखो, आप इसमें k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, k की जगह आप कुछ भी रखो। अगर मैं इस नंबर को 17 से भाग देता हूं ना 17 से, तो ये नंबर 17 का मल्टीपल होने की वजह से कट जाएगा, हर बार शेषफल 13 ही बचेगा। ये उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 17 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आता है। लेकिन सवाल ये कहता है अगर मैं इस संख्या को 68 से डिवाइड करूं, 68 से, अगर मैं इस संख्या को 68 से डिवाइड करूं 68 से, तो क्या शेषफल आएगा, क्या क्या शेषफल आ सकता है। 68 से डिवाइड करूं तो क्या का रिमाइंडर आ सकता है। अब देखो भाई, अगर मैंने k का मान 1 लिया, अगर सपोज मैं यहां पे k का मान 1 लेता हूं 1, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 17 एकम 17 और 13 30, संख्या हो जाएगी 30। अगर मैं यहां से k का मान 1 लेता हूं 1, सुनना मेरी बात, k का मान मैं 1 लेता हूं तो संख्या हो जाएगी 17 एकम 17 और 13 30। 30 ऐसा नंबर है दुनिया का, 30 अकेला ऐसा नंबर, 30 दुनिया का ऐसा नंबर है जिसको 17 से भाग दो, 17 एकम 17 13 से शेषफल आएगा। और अगर मैं 30 को भाग दूं 68 से, 30 को 68 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, वापस 30 आएगा, 30 ही आएगा रिमाइंडर। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर 30 आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं k की जगह 2 लेता हूं 2, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी भाई 17 दूनी 34 और 13 47, संख्या बनेगी 47। k को 2 लेता हूं और 47 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 47 है। अगर मैं 47 को 68 से भाग करूं तो शेषफल 47 आएगा, ठीक। अगर मैं k को 3 लेता हूं 3, अगर मैं k को 3 लेता हूं तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी भाई 17 3 51, 51 में 13 जोड़ेंगे 64, संख्या हो जाएगी 64। 64 एक ऐसा नंबर है जिसको 17 से भाग करो तो 13 शेषफल आता है। अब अगर मैं इसको 68 से भाग करूंगा, 68 से मेरे प्यारे भाई, 68 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 64 ही आएगा, रिमाइंडर 64 ही आएगा मेरे प्यारे भी, आ जाएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही आता है, मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपने k को 4 रखा, अगर आपने k को 4 रखा 4, ये बात बड़ी जानने वाली, अगर आपने k को 4 रखा तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी k को 4 रखोगे तो 17 चौका 68 प्लस 13, संख्या हो जाएगी 17 चौका 68 प्लस 13 संख्या हो जाएगी। और अगर मैं 68 प्लस 13 जोड़ने की जरूरत नहीं, अगर मैं इसको 68 से डिवाइड करूंगा तो 68 पूरा पूरा कट जाएगा, 68 पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, शेषफल 13 बचेगा, शेषफल 13 बचेगा मेरे प्यार भी, 13 आ जाएगा रिमाइंडर। यानी कि संख्या को 68 से भाग करने पर 30 भी आ सकता है, 46 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, तो आंसर है ऑल।
अगर मैं k की जगह 5 रखूंगा ना, अब देखो यहां पे दोबारा से सेम यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। एक बार 13 आ गया ना रिमाइंडर, 13 के बाद वापस से यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आप 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखो, बार बार रिमाइंडर 30, 47, 64 और 13 ही आएगा। इसके अलावा नहीं आएगा रिमाइंडर, इसके अलावा नहीं आएगा रिमाइंडर कोई। केशव पानी करना। हाँ, के को आप 0 भी ले सकते हो अंजलि, के को 0 लोगे तो संख्या हो जाएगी 13, और 13 को 68 से भाग करने पर भी अंजलि रिमाइंडर 13 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करके समझा, ये इतना लिखना नहीं, ये सारा का सारा प्रोसेस दिमाग में करना है, दिमाग में सारा का सारा प्रोसेस दिमाग में करना, लिखना नहीं है ये, ठीक है। जबरदस्त सवाल है ये, जबरदस्त। ये सब चीज दिमाग में नहीं कर सकते। 17, 13, 30, 17 दूनी 34, 13 47, 17 51, 13 64 आएगा। अब 17 चौका 68 से 68 कट जाएगा, रिमाइंडर 13 बचेगा, यानी कि ठीक है, ये चारों आ सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। बहुत ही हालत खराब है यार आप लोगों की। अगला सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 41 करिए। 41वां सवाल, 40 के बाद 41वां सवाल, सवाल नंबर 41। ये जो क्वेश्चन आपके सामने सीडीएस के पेपर का है, 2020 का, सीडीएस 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे सवाल मेरे दोस्तों मेंस लेवल के हैं, ये मान के चलिए। आगे बताओ, यदि संख्या n को, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई ए डिविजर d ऑफ 2 डिजिट गिव्स ए रिमाइंडर 68। सवाल में बोला है जब किसी संख्या n को एक 2 अंकों के डिवीजर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 68 आता है। जब किसी संख्या n को एक 2 अंकों के भाजक d से भाग किया जाता है, यानी कि डिवीजर जो है वो एक 2 अंकों की संख्या है। डिवीजर जो है मेरे प्यारे भाई वो 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। डिवीजर इज ए 2 डिजिट नंबर, ऐसा सवाल में कहा गया है कि जब एक संख्या n को डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है 68 आता है। 68 डिवीजर एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, इस सवाल में कह दिया है, बता दिया, डिवीजर हो तो कुछ भी सकता है लेकिन 2 अंकों की संख्या लेना है। बोला यदि 5n को d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 बचता है। अगर किसी संख्या n को d से भाग करने पर रिमाइंडर 68 आता है, तो अगर मैं 5n को d से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं 5n को d से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे प्यारे भी जवाब दो। अगर मैंने संख्या का 5 गुना कर दिया, 5 गुना, तो रिमाइंडर भी 68 का 5 गुना आना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं 68 का 5 गुना होता है 340, रिमाइंडर 340 आना चाहिए। लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि रिमाइंडर 8 बचता है, यानी कि 340 की बजाय रिमाइंडर केवल 8 ही बचा। रिमाइंडर 8 ही बचा, यानी कि 332 कहां गया? 340 का मतलब 332 प्लस 8, 332 प्लस 8 340, रिमाइंडर केवल 8 ही बचा मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर 8 ही बचा। यानी कि 332 कहां गया? ये 332 पूरा का पूरा कट गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो 332 है ये डिवीजर से पूरा का पूरा कट गया। यानी कि जो डिवाइजर होगा मेरे प्यारे भाई वो 332 का एक फैक्टर होना चाहिए। डिवाइजर 332 का एक फैक्टर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, पहली बात ये। और दूसरी बात आपको यह भी समझनी है कि अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर से भाग कर रहे हैं और भाग करने पर रिमाइंडर 68 आ रहा है तो डिवाइजर जो भी होगा वो 68 से बड़ा होगा। डिवाइजर जो भी होगा वो 68 से बड़ा होगा, यानी कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता भाई, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था।
डिवाइजर 68 से बड़ा होगा और 332 का फैक्टर होगा। 332 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 2 अंकों का हो? ऐसा कौन सा संख्या है जो 2 अंकों का हो और 332 को भाग करते हो? 332 नहीं हो सकता। 332 3 अंकों की संख्या है, हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो 32 में 4 आता है तो 332 4 से कटता होगा बेटा। 332 4 से कटता होगा, 4 अट्ठे 32 और एक 4 तिया 12, 4 गुणा 83, यानी कि 83 दिख रहा है एक बच्चा। 332 का एक फैक्टर 83 है। 332 का एक फैक्टर 83 और 83 एक अभाज्य संख्या, आगे नहीं तोड़ सकते 83 को। लेकिन 332 का मात्र एक ही गुणनखंड है भाई ऐसा जो 2 अंकों का है, 83 2 अंकों का है, यानी कि 83 आपके डिवीजर की वैल्यू है। डिवीजर क्या आएगा आपका? 83 है। बहुत अच्छा सवाल है। किस किस को यह सवाल समझ आ गया और मजा आया करके ये सवाल? ठीक है, कितना अच्छा सवाल मेंस के पेपर में पूछा आप लोगों से। आए आगे करें मेरे प्यारे भी, आगे सवाल नंबर 42 ये करके दिखाओ मेरे भाई। ये सवाल आप करके दिखाएंगे 42। ये नया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये प्रीवियसर नहीं है। अभी तक जो करा है वो सारे प्रीवियसर थे, ये नया सवाल है। ये मैं हिंट दे रहा हूं एग्जामिनर को, भाई आगे ऐसे सवाल बना फ्यूचर में, करके दिखाइए। इस सवाल का सही आंसर करके बताइए। जब किसी संख्या को कोई 6 बता रहा है, 7 बता रहा है, 6 और 7 5 वाले भी है ना, बता दो तुम, सब अलग अलग बता दो। सही आंसर तो आपसे बताया नहीं जाता। आहा हा। जब किसी संख्या को डी से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 10 बचता है। मान ले कि कोई संख्या एन है, कि जब किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग किया जाता है तो भाग करने पर जो हमारा शेषफल आता है वो 10 आता है। अगली बात, और n स्क्वायर को
डी से भाग किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब एन स्क्वायर को डी से भाग किया जाता है, एन स्क्वायर को डी से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है। बेटे क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही? सुनो, ध्यान से सुनना, तब आपके दिमाग में बात आएगी बंधु। अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर पहले रिमाइंडर 10 था तो अब भी रिमाइंडर भी 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए, 100। लेकिन सवाल तो कह रहा है रिमाइंडर 4 बचता है, केवल रिमाइंडर 4 बचता है, यानी कि 96 कहां गया? 100 का मतलब होता है 96 प्लस 4, रिमाइंडर केवल 4 आ रहा है, यानी कि 96 कहां गया? यानी कि 96 जो है डिवाइजर से पूरा का पूरा सन्नाटा खत्म हो गया। यानी कि जो डिवाइजर होगा वो 96 का एक फैक्टर होगा। डिवाइजर ऐसी संख्या होगी जिसने 96 की लंका लगा दी, उसको पूरी तरीके से भाग करके खत्म कर दिया और 4 शेषफल बचा। डिवाइजर जो है ये 100 डिवाइजर से बड़ा आ गया। मैंने 100 को जब डी से भाग किया तो 4 ही बचा, 96 पूरा का पूरा कट गया। तो डिवाइजर 96 का एक फैक्टर होगा। अगली बात, डिवाइजर से हम जब भाग करते डी से, भाजक से भाग करते हो, यहां शेषफल 10 आ रहा है, यहां 4, यानी कि डिवाइजर जो भी होगा 10 से बड़ा होगा। अब आप मुझे बताओ, सवाल में यह नहीं पूछा डिवाइजर की वैल्यू क्या है, सवाल पूछा डिवाइजर के कितने मान संभव हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल, डी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, बताओ क्या क्या मान डिवाइजर के हो सकते हैं। तो डिवाइजर 96 का एक फैक्टर होना चाहिए, 96 का एक फैक्टर खुद 96 भी है, 96 है कि नहीं? 96 से तो भाग हो गई, 96 का आधा 48 भी है, 96 का बटे 3 करोगे 32 भी है, 96 का बटे 4 करोगे 24 भी है, 24 चौका 96, 5 से भाग होगा नहीं, 96 को 6 से भाग दोगे 16 भी है, 96 को 7 से तो भाग होगा नहीं, 8 से भाग दोगे 12 भी है, 96 को 12 से भाग दोगे 8 भी है, लेकिन 8 तो 10 से छोटा हो जाएगा ना। 10 से बड़े यही है मेरे दोस्तों, 10 से बड़े यही है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, 10 से बड़े 96 के यही 6 फैक्टर है, यही आंसर हो जाएगा। छियानवे का आधा 48, 96 का बटे 3, 3 से भी तो भाग होता है 32, 96 4 से भी भाग होता है 24, 6 से भी भाग होता है 16, 96 8 से भी भाग होता है। ये 6 वैल्यू है। क्या आप लोगों ने अपना दिमाग इतना खर्च कर दिया है या इतना कम खर्च किया है कि आप 96 के बच्चे नहीं ढूंढ सकते? क्या आप अपने आप को इतना कमजोर साबित कर रहे हो कि आप 96 के बच्चे ना ढूंढ पाए, आप 96 के बच्चे ना ढूंढ पाए? आप खुद सोचो, आप इतने बड़े हो गए उम्र में और आप 96 के बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे सही से। क्या लेवल है आप लोगों का, आप सोचो। क्या लेवल है आप सोचो जरा, कि शर्म वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए? इजी क्वेश्चन है। दो चीजों पे आपको यहां पे ध्यान देना है, दो चीजों पे। 44 क्या बता रहे हो भाई, है ना? एक तो ये कि डिवीजर 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा, और दूसरी बात कि डिवीजर 96 का एक फैक्टर होना चाहिए, 96 का एक गुणनखंड होना चाहिए, ऐसी संख्या जो 96 को पूरी तरीके से भाग दे दे। ठीक है, अच्छा सवाल था। देखो ये जो चीज है ना, प्रैक्टिस से आएगी, धीरे 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 प्रैक्टिस से मेरे दोस्तों। आप जितना ज्यादा आप नंबर्स के साथ खेलोगे, ये सब नंबर्स का ही तो खेल है, जितना ज्यादा आप नंबर्स के साथ खेलोगे उतनी आप उनके परिवार के बारे में जानोगे, बच्चे के बारे में, मल्टीपल के बारे में, उतना जल्दी आप चीजों को सोच पाओगे। ठीक है, आगे आए। नेक्स्ट अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर ये 42 था, और अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 43, इस चैप्टर का लास्ट और सबसे बढ़िया सवाल। मैं देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट इस सवाल को कर पा रहे हैं, बताइए कितने मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल को कर पा रहे हैं, सोचो।
आसान, ये काफी पुराना क्वेश्चन है मेंस के पेपर का, बहुत पुराना सवाल है। हाँ अजय, पहली लाइन पढ़े, एक एक लाइन पढ़ो मेरे दोस्तों। बोला है जब किसी संख्या को एक डिवाइजर से भाग करते हैं तो शेषफल 46 होता है। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग करते हैं तो शेषफल 46 होता है। अब आगे आइए, यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से भाग करते हैं तो शेषफल 31 आता है। जब किसी अदर नंबर को उसी सेम डिवीजर से भाग करते, अदर नंबर, सेम नंबर नहीं अदर नंबर, तो शेषफल 31 आता है। दो बात हो गई, अब तीसरी बात पढ़ो। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 आता है। भाजक का पता लगाएं। क्या आप ये चीज कर नहीं सकते? मान लिया कि हमने दो संख्याएं हैं n1 और n2, दो संख्याएं मैंने मान ली, तो पहली बात बोला, और डिवीजर को मैंने मान लिया d, कि जब किसी संख्या को डिवीजर से भाग किया जाता है, एक सर्टेन डिवीजर से भाग किया जाता है, तो रिमाइंडर 46 आता है। 46 पहली लाइन। दूसरी लाइन समझो, जब किसी अन्य नंबर को, यानी कि जब किसी अदर नंबर को n2 मान लिया मैंने, उसी डिवीजर से भाग किया जाता है, उसी डिवीजर से भाग किया जाता है सेम डिवीजर से, तो रिमाइंडर 31 आता है। अब हमें यह बताइए कि अगर मैं दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग यानी कि n1 प्लस n2, अगर मैं दोनों संख्याओं के योग को डिवाइजर डी से भाग करूंगा, अगर मैं दोनों संख्याओं के योग को डिवाइजर डी से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोनों संख्याओं के योग को भाग करूंगा तो क्या आएगा रिमाइंडर? अगर मैं दोनों संख्याओं का योग करूंगा तो रिमाइंडर भी तो योग आना चाहिए ना मेरे प्यार भी। रिमाइंडर आना चाहिए 6 और 1 7, 4 3 7। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज की क्लास में नहीं बताया, मैंने पिछली क्लास में बताया। ठीक है भाई। तो अगर हमने संख्याओं के योग को सेम डिवीजर से भाग किया है तो रिमाइंडर भी प्लस आना चाहिए 77, लेकिन सवाल कहता है रिमाइंडर 19 आता है। आना चाहिए था 77, लेकिन रिमाइंडर क्या आया है? केवल 19 ही आया है। यानी कि मेरे दोस्तों 77 में से अगर आप 19 घटाओ तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 77 में से आप 19 घटाओ तो बचेगा 58, 58। यानी कि 58 कहां गया? ये 58 कहां चला गया दुष्ट? यानी कि 58 पूरा का पूरा कट गया। 58 डिवाइजर से पूरा का पूरा कट गया। यानी कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो 58 का एक फैक्टर होगा। जो भी हमारा डिवीजर होगा मेरे प्यारे भाई वो 58 का एक फैक्टर होगा। 58 का होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर होगा। डिवाइजर 58 का फैक्टर होना चाहिए। डिवाइजर ही पूछा, 58 का फैक्टर एक ही दिख रहा है सवाल में, एक ही दिख रहा है 58 का फैक्टर सवाल में, खुद 58 ही आंसर है। और डिवाइजर 46 से बड़ा भी होगा। अगर हम संख्या को डिवाइजर से भाग करके रिमाइंडर 46 और रिमाइंडर 31 ला रहे हैं तो डिवाइजर जो भी होगा वो 46 से बड़ा होगा और 58 का एक फैक्टर होगा। 58 का फैक्टर खुद 58 ही है। आंसर आ गया, ये खत्म। तो ये आसान सवाल लगा होगा। तो पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट भी आपको जानने पड़ेंगे इन सवालों को करने के लिए। इसी के साथ ये समाप्त होता है। ठीक है, इस सीट में कुछ लॉजिकल सवाल थे, कुछ हाई लेवल के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, चलिए दोस्त अब आगे करते हैं आज की कहानी कंटिन्यू। केशव पीपीटी कहां है? हाँ हाँ, चलो मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। देखो मेरे प्यारे भाई, हम किसी भी संख्या को, जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा सा नंबर दिया, मैं आपसे पूछूं इसको 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? मैं इसको 9 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा? मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा? मैं 6 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा? मैं 11 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा?
कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे कानून हैं जो आपको अगर जानकारी में है तो आपको पूरा भाग देना ही नहीं पड़ता, आपको पूरा डिवाइड करना ही नहीं पड़ता। वो मैं आपको मेरे दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हमें सारी संख्याओं का नियम नहीं जानना, ना सारी संख्याएं हमारे काम की है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो जिनसे भाग देने के लिए मुझे पूरा डिवाइड नहीं करना होता, मैं केवल इस नियम का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी भाग दे सकता हूं, बहुत जल्दी शेषफल पता लगा सकता हूं। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझेंगे, सब लोग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। कैसे हम पता लगाएंगे किसी संख्या को देखकर कि ये भाग हो रही है किसी से कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेरे दोस्तों वन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं वन के बारे में। वन, तो वन मैंने आपको बताया है कि वन इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन एक ऐसा नंबर है जो वन के अलावा खुद किसी से भाग नहीं होता, लेकिन वन दुनिया की हर संख्या को भाग करता है। वन जो है दुनिया की हर संख्या का एक फैक्टर, एक गुणनखंड है। इसलिए वन को बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब जो सर्वत्र है, जो सब जगह है। वन हर इंसान का बच्चा है मेरे प्यारे भाई, हर संख्या का बच्चा है वन। वन दुनिया की हर संख्या को भाग देता है, इसलिए वन यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है। लेकिन वन ऐसा नंबर है जो खुद वन के अलावा और किसी और से भाग नहीं होता। वन तो खुद सबको भाग करेगा, लेकिन वन खुद वन के अलावा किसी और से भाग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे प्यारे भाई दोस्तों, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखो ये जो नंबर है ये सब 2 की पावर में। 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। बच्चों 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। बच्चों 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। बच्चों 16 का क्या मतलब होता है? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 16। 16 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 4 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर 2 से तभी भाग होगा जब उसका आखिरी अंक, जब आखिरी अंक इवन हो, या फिर आखिरी अंक 2 से कट जाए। कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसका आखिरी अंक एक इवन नंबर हो, या आखिर का लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 135796 नंबर लिखा हुआ है। पूछूं क्या यह नंबर 2 से भाग होता है? 1356796। आपको पूरा 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल जो आखिरी का अंक है, आखिरी का, इसको 6 से ये आखिरी का अंक क्या है? 6 को भाग करो 2 से, 2 तिया 6, पूरा कट गया। यानी कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा भाग होगा। जो इतनी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी है पूरी की पूरी 2 से भाग हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 2 से भाग होता है? तो इसका आखिरी का अंक देखो, केवल आखिरी का अंक 2 है। आखिरी अंक 2 यानी कि ये नंबर 2 से भाग होगा। अगर मैं इस पूरी संख्या को 2 से भाग करूं तो भाग करने पर शेषफल जो आएगा 0 आएगा। पूरा भाग होने का मतलब आखिर में भाग करने पर शेषफल 0 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर। मैं आपसे जैसे एक और नंबर पूछ लेता हूं, बच्चों बताओ क्या ये नंबर 2 से भाग होगा? 53197 क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बच्चों क्या ये संख्या 2 से भाग होगा? बताइए। बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो रही है कोमल यादव, ऐसे यहां पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, संख्याओं की गुणा हो रही है, डिवीजर की नहीं हो रही है। क्या ये संख्या 2 से भाग होगी बच्चों? ऐसा मत करो कि पूरा 2 से भाग करने बैठ जाओ, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नियम बता चुका हूं कि 2 का नियम यह है कि कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर का अंक यानी कि लास्ट डिजिट, इकाई अंक 2 से कटता हो। अब मैंने देखा इसके इकाई अंक 7 है। अब 7 तो 2 से भाग नहीं होता, 7 तो 2 से भाग नहीं होता। इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी।
क्लियर है? लेकिन बेटा यहां पे एक चीज और जान सकते हैं हम, अगर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, अगर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, सॉरी, अगर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी तो इस संख्या को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। भाई 2 से भाग दूंगा तो शेषफल भी बचना चाहिए। तो बताओ इस नंबर को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल कि इस संख्या को 2 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे नंबर को 2 से भाग दो तब शेषफल निकालो, केवल आखिरी के अंक को दो। आखिरी का अंक क्या है? 7। इस संख्या के आखिरी का अंक क्या है? आखिरी का अंक 7 है। आखिरी का अंक, केवल आखिरी अंक को 2 से भाग दीजिए। जब आखिरी अंक को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट जाएगा, 6 क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 तो 1 आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हां सर समस्या नहीं है, हम बता सकते हैं आसानी से। ऐसे ही 4 के लिए हम कैसे पता लगाएंगे किसी संख्या को देखकर कि वो 4 से भाग होती है? नहीं, कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं, आखिर के 2 अंक लास्ट डिजिट, तो संख्या 4 से भाग होगी, वरना 4 से भाग नहीं होगी। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यहां देखिए मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल, क्या यह संख्या 4 से भाग होती है? तो ऐसा नहीं पूरा भाग करना पड़ेगा 4 से। आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक है 52, 52 का 4 से कटता है 13, 4 गुणा 13 52। हां जी, ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 638768, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? आखिर के 2 अंक देखो 68, 68 4 से भाग होता है 17 बार, 17 चौक 68। हां जी, 17 से बिल्कुल भाग होता है। ये संख्या भी 4 से भाग होगी, होगी कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर होगी। अब बच्चों मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूं, मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 5931687। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी बेटा? क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 4 से भाग होगा बच्चे? बताओ जरा। जी सावित्री शुक्ला। क्या ये संख्या 4 से भागोगी? क्यों नहीं भागोगी 4 से? पूरा 4 से भाग करने की जरूरत नहीं, केवल आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक 87। क्या 87 4 से भाग कटता है? 4 दूनी 8 नहीं, 87 4 से भाग नहीं होता। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। जब यह संख्या 4 से भाग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इस संख्या को 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो आप वो शेषफल भी पता लगा सकते हो कि अगर मैं इस संख्या को 4 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा बिना भाग दिए। अब बिना भाग दिए ये इतना बड़ा नंबर है, 4 से भाग देने में कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों को। बिना भाग दिए आप ये बता सकते हो कि इस पूरे नंबर को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। केवल आखिर के 2 अंक को 4 से भाग कर लो, 87 को 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84 कट जाएगा, 4 से क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, 84 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इतने बड़े नंबर को अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा, 3 आएगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ऐसे ही 8 का नियम है। अब देखो आप आगे के नियम खुद बनाना शुरू करोगे। 8 का नियम क्या? कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब आखिर के 3 अंक 8 से कटते हो। कोई संख्या 8 से तभी कटेगा जब उसके आखिर के 3 अंक 8 से कटते हो। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। आखिर के 3 अंक 8 से कटने वाले होने चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल लिखा, क्या ये नंबर 8 से कटता है? क्या ये नंबर 8 से कटता है? तो केवल आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक है 544। क्या 544 8 से कटता है? तो आप कहोगे सर 8 छिंग 48, 48 के बाद 6 बच गया, अट्टू मट्टू 64। हां जी, आखिर के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो यह संख्या भी 8 से कटेगी, यह संख्या भी 8 से कटेगी। बिल्कुल सही बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, क्या यह नंबर 8 से कटता है? 59317 600,
क्या ये नंबर 8 से कटता है? वेरी गुड अवन पात्रा, क्या ये नंबर 8 से कटता है? तो अब केवल आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक 600, क्या 608 से कटता है? 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40। हाँ जी, यानी कि ये संख्या भी 8 से भाग होगी, ये भी 8 से भाग होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? तो आप कहोगे सर इस पूरी संख्या को 8 से भाग मत करवाओ, आप आखिर के 3 अंक को 8 से भाग कराओ। 8 सत्ते 56, 3 बच गया 38। नहीं, ये संख्या 8 से भाग होती ही नहीं है, नहीं होती ये संख्या 8 से भाग। अगर ये संख्या 8 से भाग नहीं होती तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस संख्या को 8 से अगर भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा। अगर मैं इस संख्या को 8 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा। बिना 8 से भाग दी आप पता लगा सकते हो कि इसको 8 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा। केवल आखिर के 3 अंक जो है ना, ये 598, केवल इनको 8 से भाग दे लो। 8 सत्ते 56, 56 के बाद बचेगा 3 38, 8 चौक 32, 32 में बच जाएगा 6, 32 6 38 यानी कि 6। इस पूरी संख्या को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो शेषफल 6 आएगा। बताओ समझ में आ गया? इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 16 का नियम है। 16 का नियम बिल्कुल इसी तरीके से देखो, 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, है ना, 4 का मतलब 2 की पावर 2, लास्ट 2 डिजिट आएगा। 8 का मतलब 2 की पावर 3, लास्ट 3 डिजिट आएगा। 16 का मतलब 2 की पावर 4, लास्ट 4 डिजिट आएगा। कोई संख्या 16 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 16 से कटते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 4 अंक, भाई बहुत बड़ी संख्या की बात करो, मैं छोटी संख्या तो आप वैसे ही भाग कर लोगे 16 से। छोटी संख्या है, जैसे ये आ गया, क्या ये नंबर 16 से भाग करता है, तो आप खुद ही इसको 16 से भाग करके देख लोगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा इस तरीके से, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 16 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो 16 का नियम यह है कि कोई संख्या 16 से तभी कटेगी जब आखिर के 4 अंक 16 से कटे। जैसे क्या ये नंबर 16 से कटता है? आखिर के 4 अंक देखो 4, तो 16 सत्ते 112, 112 के बाद 11 बचेगा, 16 सत्ते 112। हाँ जी, ये संख्या 16 से कटती है, ये पूरी संख्या 16 से कटती है। समझ में आया? सर 12th के बाद एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए बुक बता दीजिए। देखिए बुक से आपको तैयारी नहीं करनी मेरे प्यारे दोस्त, बुक से करनी है केवल आपको प्रैक्टिस, बुक से करनी है केवल आपको प्रैक्टिस। हाँ, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए, नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो आपको इस बुक में मिलेंगे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में, जिस सीक्वेंस में जैसे मैं आपको आज की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं 2 के नियम के, वो सारे आपको इस बुक में लिखे हुए मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बुक लो, गणित सीखने के लिए कोई बुक नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के लिए ये है मेरे प्यारे में। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, हमारी भी बुक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की एक किताब ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करो। आप किताब नहीं खरीद सकते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन कर रखा है हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, ये मैथ्स बाय गण प्रताप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने फ्री पीडीएफ डाल रखी है मेरे दोस्तों, फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर की। आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यहां से, आपको जब यहां पे सर्च करोगे तो बहुत सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे यहां पे मॉक टेस्ट की पीडीएफ डली हुई है फ्री, किसी भी एग्जाम की आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल तो आप सभी लोग ज्वाइन कर ही लीजिए, ये तो हमारी यूट्यूब की क्लास होती है तो उसके लिंक वगैरह यहां पर डलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सीपीओ की है, ये सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ यहां पे डली हुई है, यहां पे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में कर रखा है भाई हमने। अभी सीपीओ का जो पेपर हुआ है 2024 में, तो देखो मैंने इसकी सभी सब्जेक्ट की डाल दी, देखो रीजनिंग की भी डाल दी है, जनरल अवेयरनेस की भी डाल दी है, इंग्लिश की भी डाल दी है मेरे दोस्त, हर एग्जाम की फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। भाई गणित सीखना बहुत आसान है, 2 ही तो काम करने हैं।
मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है तो टीचर से पढ़ो, टीचर जो जो पढ़ाए आपको वो पूरा पढ़ो, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के सवाल लगा लो। गणित पहले से मजबूत है तो ऐसे बच्चे तो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ाई कर लेते हैं जिनका गणित पहले से मजबूत है। नहीं 26 साल के नहीं लगाने करण शर्मा, मात्र पिछले 5 साल के लगा लो तो बहुत बड़ी बात है। अब तो 5 साल के क्या, सन 2020 के बाद के लगाओ, 21, 22, 23, 24, इन 4 साल के क्वेश्चंस लगाओ केवल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है 5 के लिए, अगला कॉन्सेप्ट है 5 के लिए। जैसे बच्चों 2 का नियम था वैसे ही 5 का नियम है, जैसे 2 का नियम है मेरे दोस्तों वैसे ही 5 का नियम है। 5 क्या होता है, 5 होता है मेरे दोस्तों 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 125 का मतलब 5 का क्यूब। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, कोई संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटता हो। कोई संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटता हो, यानी कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। जैसे कि मैंने आपके सामने नंबर लिखा 59130, क्या यह नंबर 5 से भाग होगा, तो इसका आखिरी अंक 0 है, यानी कि यह नंबर 5 से भाग होगा। बात समझ में आई, इतनी आसान सी बात है। 25 का क्या नियम है, 25 का नियम यह है कि कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब आखिर के 2 अंक 25 से कटते हो। कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 25 से कटते हैं तो वो संख्या 25 से भाग होगी, वरना 25 से भाग नहीं होगी। जैसे ये नंबर लिखा है, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 25 से भाग होता है, तो आखिर के 2 अंक देखो 50, आखिर के 2 अंक 50 है, 50 25 से भाग होता है, 25 दूनी 50, तो ये संख्या 25 से भाग हो जाएगी। हम आपसे ये कहने लगे ये बताओ 7913485, बताओ बच्चों क्या ये संख्या 25 से भाग होगी, क्या वो अमित कुमार, क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी बच्चों। तो इसके आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक 65 है, क्या 65 25 से भाग होता है, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता तो ये 25 से भाग होती, पर यहां 65 है, 65 होने की वजह से संख्या 25 से भाग नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आया। मैं आपके सामने लिखता हूं, ये बताओ 8312600, क्या ये संख्या 25 से भाग होगी बेटा, क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो इसके आखिर के 2 अंक देखो, आखिर के 2 अंक है 00, और 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में हर किसी से भाग होता है। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, 0 इज डिविजिबल बाई 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 00 25 से भाग होता है, ये संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होगी। यस इट विल, ये संख्या 25 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, 8312600 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, लास्ट में 00 है और 00 25 से कटता है। 125 आप खुद से पहचान सकते हैं कि 125 में 5 की पावर 3 है। कोई संख्या 125 से तभी भाग होगी मेरे प्यारे बेटे जब उसके आखिर के 3 अंक 125 से कटते हैं। अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक 125 से कटते तो संख्या 125 से कटेगी, वरना नहीं। जैसे ये देखिए 691875, लास्ट के 3 अंक क्या है 875। क्या 875 125 से कटता है, हां जी कटता है 7 बार। 125 सत्ते 875 कटता है भाई, यानी कि ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, मुझे लगता है बात आपको समझ में आई। देखो ये जो संख्या ना 125 से बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर।
125 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 125 का पहाड़ा याद कर लो। 125 दूनी 250, 125 या 375, चौका 500, पंजे 625। ठीक है भैया, और इस तरीके से छिक्का 750, सत्ते 875, फिर 125 अट्टे 1000। तो 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 125 का टेबल याद कर लीजिए। 125 ऐसा नंबर है जो कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे 2 का नियम है बिल्कुल वैसे ही 5 के नियम चलते हैं। अब मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताओ 625 का नियम क्या होगा? कोई संख्या 625 से कब डिवाइड होगी? तो मैंने आपको 625 के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 625 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है। यानी कि कोई संख्या 625 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 625 से कटते हो। अगर किसी संख्या के आखिर के 4 अंक 625 से कटते हैं तो वो संख्या 625 से डिवाइड होगी, वरना 625 से डिवाइड नहीं होगी। ये आप खुद से सोच सकते हो। यस सौरभ कुमार। चलिए, तो दोस्त आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर। कल मैं आपको 3 का, 9 का, 7, 11, 13 इनका नियम बताऊंगा और कल से हम सवाल भी शुरू करेंगे। ठीक है जी, शीट मैंने रेडी कर दी है, शीट में मैंने लेटेस्ट सवाल भी अपडेट कर दिए हैं बच्चों। तो ये शीट अपडेट करके मैं कल जो है अपलोड करवा दूंगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, बाय। अच्छा, आप में से कोई ऐसा पेपर है, आप तो खैर फ्रेशर बच्चे हो ज्यादातर, जो सीजल का पेपर दे के आया है बच्चा? आप में से कोई है ऐसा स्टूडेंट? 64 का मतलब लास्ट 6 डिजिट। 64 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 6 सूजल चंद्रा। 64 की नियम की आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। पावर कैसे देखे? पावर कैसे देखना क्या है? याद होनी चाहिए बेटा। 125 5 का क्यूब होता है, क्या आपको ये बात याद नहीं है? अच्छा, अभी किसी ने नहीं दिया आप में से ज्यादातर, अगले साल ही दोगे आप, हैं? ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब जो हम कल करेंगे, एसएससी जीडी का फॉर्म आप में से कितने बच्चों ने भर दिया? एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का फॉर्म आप में से कितने बच्चों ने भर दिया है? जीडी की वैकेंसी आई ना अभी 40,000 10वीं पास के लिए। आप में तो सभी 10वीं पास होंगे, 12वीं भी पास है, कुछ ग्रेजुएट्स भी हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 26 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए मेरे दोस्त। जीडी का अच्छी खासी वैकेंसी है मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। और उसमें केवल अर्थमेटिक ही आएगा, एडवांस मैथ आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है ना? एसएससी जीडी की बुक्स भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना? जीडी का जो सवाल है वो सीजल से थोड़ा हल्का होता है और उसमें उतना मैथ का वेटेज भी नहीं है। मैथ्स बहुत इजी आती है मेरे दोस्त। जीडी का फॉर्म आप लेकिन जरूर सब भर दीजिए। ओके, चलिए आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय।